अपने यूट्यूब चैनल मानिश डिपाइन को स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहे। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है। दोस्तों पंचायती राज प्रणाली में खंड स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति का गठन किया जाता है और पंचायती समिति के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यह दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों है खंड पंचायत। अगला है भारत में दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों भारत में वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया। तो संविधान की 10वीं अनुसूची दोस्तों जो है इसी से संबंधित है। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो दोस्तों यहां हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के तहत। अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि किस उम्र की सीमा तक होती है। दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन सी 65 वर्ष। अगला है कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है। दोस्तों मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और ये दोस्तों जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन ए मानवाधिकार आयोग। अगला है निम्नलिखित राज्यों संघ राज्यों में कौन पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। तो यह दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है हिमाचल प्रदेश। बाकी गुजरात राजस्थान और पंजाब ये तीनों जो है पाकिस्तान की सीमा से जुड़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। दोस्तों सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश दोस्तों है। राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला है पुडुचेरी का विभाजन क्षेत्र किस राज्य में नहीं है। दोस्तों पुडुचेरी का विस्तार क्षेत्र 3 राज्यों में तमिलनाडु केरल और आंध्र प्रदेश में है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है तेलंगाना। तेलंगाना दोस्तों जो है ये पुडुचेरी के विभाजन क्षेत्र में नहीं आता है। अगला है गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी से निर्मित की गई है और इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया था। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अगला दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक जो है नमक सत्याग्रह अर्थात नमक कानून के उल्लंघन हेतु दांडी मार्च किया था। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न से कौन संबंधित है। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्त्री मेधा पाटेकर द्वारा चलाया गया था और पी हेगड़े एपिको आंदोलन संबंधित हैं। डॉक्टर सलीम अली जो है प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अगला है विश्व मानकी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मानकी दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। जबकि तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी 21 मार्च को जो है विश्व मानकी दिवस मनाया जाता है। बाकी 16 सितंबर ओजोन दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस और 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। अगला है ऋग्वेद है। दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इनमें स्रोतों का संकलन है और वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी में सबसे प्राचीन वेद दोस्तों जो है वो ऋग्वेद है और उपनिषदों की दोस्तों संख्या बात करें तो 108। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है स्रोतों का संकलन। इसमें प्रार्थनाएं की गई, स्तुतियां की गई हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है।
दोस्तों मौर्यवंशी शासक अशोक के रोमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है मौर्य। अगला दोस्तों है निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। दोस्तों मौर्यवंशी राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था और इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों जौहर प्रथा दोस्तों जो है ये राजपूतों के समय में प्रचलित हुई थी। अगला है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का दोस्तों जो नेतृत्व दोस्तों था वो ताराबाई के हाथों में था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 17 दोस्तों है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था। दोस्तों वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचा में महारानी मेरी को भारत बुलाया था। तो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन दोस्तों बी दोस्तों है लॉर्ड हार्डिंग। अगला दोस्तों रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। दोस्तों यहां हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड। दोस्तों रोलेट एक्ट जिसको बिना दलील बिना वकील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है और रोलेट एक्ट के तहत दोस्तों जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको दबाने का जो है प्रयास किया गया था। अगला दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किस। अगला प्रश्न दोस्तों है निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। दोस्तों विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी भी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है विकिरण। नेक्स्ट दोस्तों है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत हुए कौन से हैं। दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तथा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 को प्रदान किया गया है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के द्वारा जो है स्वीकृत है। अगला निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का है। दोस्तों सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है और जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। तो यहां राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों है सोडियम। अगला है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः किसकी बनी होती हैं। दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं और लाल रक्त कणिका अस्थि मंजा में जो है विकसित होती हैं। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों है अस्थि मंजा में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। दोस्तों हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है और हेपेटाइटिस बी HVV नामक वायरस के कारण होता है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों है हेपेटाइटिस। अगला निम्नलिखित बच्चों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। दोस्तों यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण सत्य के रूप में से घोषित किया गया है और इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहां पर मिट्टी की जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन बी दोस्तों है यूकेलिप्टस। अगला है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव से जो हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और इस गैस को मिक गैस भी कहा जाता है। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है और विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। तो यहां दोस्तों हमारा जो
राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों है ऊष्मी प्रदूषण। अगला है अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है। दोस्तों मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता और ये मानव स्वास्थ्य के लिए काफी जो है हानिकारक गैस होती है। तो यह हमारा राइट आंसर दोस्तों है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी दोस्तों। अगला दोस्तों एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है और ऊष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में परिवर्तित करती है तो उसकी ऊर्जा जो है कुछ घटती है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन बी दोस्तों है घटती है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में उच्चतम पोषण सर्वाहारी को प्राप्त होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सर्वाहारी। अगला है जीएसटी किस तरीके का कर है। दोस्तों भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यह दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है अप्रत्यक्ष कर। और जीएसटी दोस्तों जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था संविधान के 101 में संविधान संशोधन के तहत। अगला भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। दोस्तों भारत में निर्धनता का आकलन योजना आयोग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा जो है संग्रहित पारिवारिक आधारित उपयोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन दोस्तों सी दोस्तों है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। और लास्ट में दोस्तों है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों जो है राजस्थान की थी और भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार राज्य की है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है राजस्थान। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम की काफी लाभ होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।